अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अज़फ़र ख़ान और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट थिंकर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। और वी विल स्टडी ब्रीफली अबाउट प्लेटो। प्लेटो जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट है किसी भी competitive एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस के लिए। यूपीएससी, पीएमएस, सीएसएस, एसपीएससी, केपीपीएससी, ये सारों के लिए जो है वो मस्ट है और इसमें से क्वेश्चन जो है पक्का आता है। तो आई थॉट कि इसको एक ही गो में जो है हम देख लें। अच्छा, सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन। प्लेटो साहब जो हैं वो एथेंस में पैदा हुए 427 बीसी में और एथेंस में ही इब्तदाई तालीम हासिल की। और इंटरेस्टिंगली इनका नाम जो है रियल नेम अरिस्टोटल था, एरिस्टोटल से मिलता जुलता है अरिस्टोटल। और सोक्रेटिस के जो हैं वो शागिर्द हैं जिसको सुकरात के नाम से जाना जाता है उर्दू में। और सोलोन जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं एथेंस में जिन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उनके डिसेंडेंट हैं। तो उस हवाले से जो है इनके भी थोड़े से ख़यालात जो हैं वो बाद में जाके उनसे मिलते हैं। और प्लेटो साहब फिर सोक्रेटिस की मौत के बाद जो है वो ट्रैवल किया डिफरेंट जगहों पे और मुख्तलिफ जो है रियासतों के कानून वगैरह भी स्टडी किए। 388 बीसी में वो रिटर्न हुए, वापस आए और अपनी एकेडमी खोली और उसी एकेडमी में जो है फिर इनकी वफ़ात हुई 347 बीसी में। और यहीं पे इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो वर्क्स भी लिखे। तो प्लेटो साहब का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में जो है वो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं और इसमें जो है वो डिफरेंट थेरीज़ प्रेजेंट करते हैं जो आगे जाके लॉज और द स्टेट्समैन में जाके रिवर्ट हो जाती हैं। तो मोस्टली प्लेटो को जो है वो आइडियल स्टेट के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं उनकी क्योंकि स्टेट्समैन और लॉज से जो है वो नावाकिफ़ होते हैं तो वो समझते हैं कि शायद प्लेटो ने जो है सिर्फ आइडियल स्टेट की थेरी दी जो कि इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन आगे जाके जो है वो प्रैक्टिकल फिर थेरी देते हैं क्योंकि आइडियल स्टेट जो है उनको भी समझ लग जाती है कि पॉसिबल नहीं है। तो रिपब्लिक जो है वो बेसिकली पॉलिटिक्स और फ़िलासफ़ी से डील करता है, एजुकेशन के बारे में। इसके अलावा मेटाफिज़िक्स जो कुछ आता है तो वो उसमें जो है रिपब्लिक में बयान किया गया है। और रिपब्लिक जो है इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। डायलॉग में क्यों लिखा प्लेटो ने, तो इसके ऊपर बहुत मज़े का आर्टिकल है प्लेटो इंसाइक्लोपीडिया पे। प्लेटो की ही वेबसाइट है मेरे ख़्याल में, और वहाँ पे जो है कि क्यों डायलॉग्स जो हैं वो किस तरह आइडियाज़ अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। इस वजह से प्लेटो ने जो है वो रिपब्लिक को जो है डायलॉग की फॉर्म में लिखा। फिर जी द स्टेट्समैन आ जाता है। द स्टेट्समैन जो है वो भी पॉलिटिक्स और स्टेट फंक्शन से डील करता है। लॉज जो है वो सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डील करता है। फिर हम पढ़ेंगे प्लेटो की थीरीज़ जो कि डिफरेंट प्लेटो साहब ने थीरीज़ प्रेजेंट की जिनको जो है वो डिफरेंट थीरीज़ के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस, फिर एजुकेशन, फिर जो है थ्री क्लासेस और इसके बाद जी कम्युनिज़म, फ़िलासफ़र किंग। और इन जब सारी थेरीज़ जो हैं वो एक स्टेट में एप्लीकेबल हो जाती हैं तो उस स्टेट को हम फिर आइडियल स्टेट कहते हैं। और आइडियल स्टेट जो है वो पॉसिबल है वैसे, लेकिन प्लेटो साहब के हम आइडियाज़ को आज देखेंगे। सबसे पहले जो है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस को हम अगर देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जस्टिस प्लेटो जिसकी बात कर रहे हैं ये वाला जस्टिस मॉडर्न जस्टिस नहीं है। ये जस्टिस का जो व्यू है वो लीगल या जुरिडिकल नहीं है जिस तरह आज हम जस्टिस देखते हैं। जस्टिस जो है वो बेसिकली डायलॉग की फॉर्म में ही बताया गया है और ये इसमें डिस्कशन जो है वो डायलॉग के फॉर्म में हुई है जिसमें 3-4 करैक्टर्स हैं।
जो कि आपस में जो है डिबेट करते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो है सिफेलस है। सिफेलस की जो है वो सोक्रेटिस से डिस्कशन हो रही होती है, तो सिफेलस कहता है कि जी जस्टिस जो है वो सच बोलने का नाम है और अपने जो है कर्ज अदा करने का नाम है, यानी जस्टिस इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग ट्रूथ एंड पेइंग वंस डेब्ट्स या डेट। फिर उसके बाद ही एक और आ जाते हैं जो कि जिनका नाम है थ्रेसेमार्कस। ये जो है वो मैकियावेली वाली बात करते हैं कि माइट इज़ राइट, जिसके पास पावर है जस्टिस उसी के पास है, वही जस्टिस जो है वो यूटिलाइज़ करेगा, वो जो कुछ करेगा वो जस्टिफाइड होगा क्योंकि उसके पास पावर है। तो वो जो है माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट देता है। लेकिन सोक्रेटिस जो है वो फिर इन सारों को जो है सम अप करता है। तो सोक्रेटिस के जो जहाँ पे व्यूज़ हैं वो आप प्लेटो के अपने व्यूज़ कंसीडर करेंगे, क्योंकि डायलॉग्स में जो सोक्रेटिस है वो प्लेटो को रिप्रेजेंट करता है। सोक्रेटिस कहता है कि जी जस्टिस इज गिविंग एवरीवन हिज ड्यू। ये नहीं है ड्यू का मतलब कि भाई किसी को आपने को हिस्सा है तो आपने बराबर बराबर तकसीम कर देना है। ये ड्यू है अकॉर्डिंग टू हिज फंक्शंस, और वो फंक्शंस जो हैं वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि जी फ़लाँ का जो ये फंक्शन है। तो उसके हवाले से फिर जो है प्लेटो ने ऑलरेडी थ्योरी दे रखी है, क्योंकि उन्होंने जो क्लासेस हैं, हमने इधर लेट बात की है कि सोसाइटी में जो है वो प्लेटो के नज़दीक 3 क्लासेस होती हैं, और वो क्लासेस जो है 3 कैटेगरीज़ के ऊपर जो है वो डिवाइड की जाती हैं, जिनमें पहली कैटेगरी जो है वो विज़डम है। विज़डम के ऊपर जो है वो ये बहुत थोड़ी क्लास होगी। सेकंड जो है वो करेज के ऊपर जो है वो पहचाने जाते हैं करेज की वजह से, तो वो गार्डियन क्लास है जो सोल्जर्स वगैरह या प्रोफेशनल जो स्टेट के अफेयर्स वगैरह को देखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और तीसरी एपिटाइट जो नॉर्मल कॉमन मैसेज हैं। तो प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस के ज़रिए ये कन्वे करता है कि जी जस्टिस जो है वो हर किसी को अपनी अपनी एबिलिटी के मुताबिक फंक्शन डिवाइड कर देने का नाम है। ये है बेसिक जस्टिस की डेफिनीशन। तो फिर इससे हम जो है फीचर्स निकाल सकते हैं कि जस्टिस के फीचर्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर आपको जो है वो कुकिंग करना आती है, आपके दोस्त को जो है वो रोटी बनाना आती है, फिर किसी और को जो है वो अच्छा ड्रिंक बनाना आता है, तो जस्टिस क्या होगा कि जिसको कुकिंग करनी आती है वो कुकिंग करे, जिसको ड्रिंक बनाना आता है वो ड्रिंक बनाए, और जिसको रोटी बनानी आती है वो रोटी बनाए। इस तरह जो है आपने डिवाइड कर देना है। तो फीचर जो हैं कि जो जस्टिस है वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ क्लास डिवीज़न है। जिस तरह उन्होंने क्लासेस में डिवाइड किया है सोसाइटी को, उसी हिसाब से फिर वो क्लासेस को जो है फंक्शन असाइन करेगा। अब क्लासेस जो है हमने देखा है कि इधर इन्होंने 3 क्लासेस जो है वो डिवाइड की हुई हैं। एक क्लास है जी रूलर्स की, दूसरी है जी सोल्जर्स की, और तीसरी आर्टिसंस की। तो जस्टिस के मुताबिक क्लास डिवीज़न जो जस्टिस प्रमोट कर रहा है उसके मुताबिक जो है जो रूलर हैं वो सिर्फ रूल ही करेंगे, जो सोल्जर्स हैं वो सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करेंगे, और जो आर्टिसंस हैं, जो आम आवाम है, वो अपना उस हिसाब से काम जारी रखेंगे। आर्टिसंस अपनी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ को जो है वो रखेंगे। तो ये जो जस्टिस है हमें पता लग गया कि ये मॉडर्न डे का लीगल जस्टिस नहीं है, ये क्लास डिवीज़न के ऊपर स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन जो है, जो सिंपल वर्ड में जिसका काम उसी को समझे कि जो बंदा जिस चीज़ में माहिर है वो वही काम करे, इसको कहते हैं जस्टिस। और इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी क्लास दूसरी क्लास के अफेयर्स में इंटरफेयर ना करे, नॉन इंटरफेरेंस हो, ताकि हार्मनी क्रिएट हो, हर कोई अपनी स्टेज के मुताबिक जो है अपना काम कर रहा हो, ताकि
क्योस पैदा ना हो। हर कोई अपने मुताबिक काम करेगा तो तभी स्टेट वर्क करेगी। और पाकिस्तान का या साउथ एशियन कंट्रीज़, इंडिया का, बांग्लादेश का, यहाँ पे मसला ये है कि हम तरक्की इस वजह से भी नहीं करते कि जो हमारा काम नहीं होता हम वही करते हैं। सबसे जो नालायक बंदे होते हैं वो गवर्नमेंट में बैठे होते हैं, और काबिल तरीन लोग जो हैं, जो जिनको स्टेट के अफेयर्स के ऊपर पढ़ पढ़ के भी महारत हासिल हो चुकी होती है, तो उनको जो है वो कोई पूछने वाला नहीं होता। जस्टिस की थ्योरी के ऊपर फिर क्रिटिसिज्म भी आता है, जो कि कुछ पॉइंट्स जो हैं मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि अब देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हर किसी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दें और वो अपने हिसाब से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि जी ये जो लोगों की कैपेसिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, ये आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? आप क्लासेस में सोसाइटी को डिवाइड ही नहीं कर सकते कि हाँ ये जी रूलर के काबिल हैं, ये जी आर्टिसन वाला ग्रुप है, ये जो है वो क्या कहते हैं ऑर्डिनरी गार्डियंस हैं। इसी तरह जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब तो आप तो ये कह रहे हैं कि फिर जो बेचारा आर्टिसन है वो सारी उम्र वही काम करता रहे, तरखान का बेटा तरखान ही रहे, सुनार का बेटा सुनार ही रहे। तो ये तो आप फिर स्टैग्नेशन की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी डेवलप ही ना हो, नए लोग आगे ही ना आए। हो सकता है किसी आर्टिसन का बेटे के पास इतनी सलाहियत हो कि वो स्टेट चला सके। तो एक तो ये क्रिटिसिज्म आता है। फिर जो है कि ये फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस को रोक देता है। अगर मुझे ये इजाज़त ही नहीं है कि आई कैन परफॉर्म एनी अदर फंक्शन दैन असाइन टू मी, तो मेरी तो इंडिविजुअल फ्रीडम फिर ख़त्म हो गई, और इंडिविजुअल की आज़ादी जो मॉडर्न डे में बहुत इम्पोर्टेंट है वो वाला तो काम फिर ख़त्म। इसी तरह जो जस्टिस है ये फिर लीगल भी नहीं है, जो हम आजकल देखते हैं। ये तो मोरल जस्टिस है कि भाई जो बंदा बस अपने हिसाब से काम करे तो वो जो है वो ठीक है, लीगल नहीं है। इसके बाद जी नॉन इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस, अगर चलो ठीक है ये आपस में इंटरवीन नहीं करेंगे लोअर क्लासेस, लेकिन जो रूलर है वो तो इंटरवीन करेगा। तो आप एक को राइट दे रहे हैं इंटरवेंशन का और दूसरों को मना कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है, डिफरेंट हो सकता है कोई काम जो है वो एक क्लास के बंदे अच्छे से परफॉर्म ना कर सकते हो तो कोई और परफॉर्म कर सके। तो इस हवाले से फिर ये भी इसके ऊपर तनकीद आती है जस्टिस के ऊपर। इसके बाद जी हमारी सेकंड थ्योरी है एजुकेशन की। एज़ वी नो कि प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस की जो फेमस मैक्सिम है कि नॉलेज इज़ विर्चू और विर्चू इज़ नॉलेज, तो ये जो नॉलेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी नॉलेज की बेसिस पे तो ये आइडियल स्टेट की थ्योरी स्टैंड कर रही है कि जो ज़्यादा काबिल होगा, ज़हीन होगा, इंटेलिजेंट होगा, रैशनल होगा, वो ही आइडियल स्टेट का रूलर होगा, यानी कि फ़िलासफ़र किंग होगा। सो परसुएट ऑफ नॉलेज जो है प्लेटो के नज़दीक ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है, और ये एक विर्चू है, नॉलेज इज़ विर्चू। और जो भी स्टेट का वेलफेयर है वो डिपेंड करता है एजुकेशन के ऊपर। स्टेट एंड एजुकेशन का रिलेशन ये है कि आप जब भी स्टेट के सिटीजन्स एजुकेटेड होंगे तो वो स्टेट जो है वो स्टेट अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में काबिल होगी, अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। और एक और बात कि स्टेट ऑन एजुकेशन सिस्टम होगा, यानी कि सेंसरशिप होगी एजुकेशन के ऊपर। सेंसरशिप का मतलब ये है कि स्टेट के हवाले से अगर आप स्टेट का करिकुलम फॉलो नहीं करेंगे तो वो अलाउड नहीं होगा। ये मॉडर्न डे में भी स्टेट्स जो हैं इस चीज़ को फॉलो करती हैं। एक ही किस्म के एजुकेशन होता है, ख़ास तौर पे जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में देख लें, वो नेशनलिज्म जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये जो है फिर स्टेट ऑन एजुकेशन होगी जिसके ऊपर सेंसरशिप होगी।
अब अगर हम बात करें कि जी एजुकेशन दी किस तरह जाएगी, तो वो एजुकेशन जो है 3 स्टेजेस में दी जाएगी। पहली स्टेज जो है वो है जी चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज में जो है वो हम पढ़ेंगे, मतलब कि प्लेटो के नज़दीक जो लोग हैं वो पढ़ेंगे बेसिक स्किल्स जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, और इसमें जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह एजुकेशन के स्टडी किए जाएंगे। फिर आ जाएगी यूथ की स्टेज। यूथ की स्टेज में जो है फिज़िकल लर्निंग होगी, जिम्नास्टिक होगी, इंटेलेक्चुअल लर्निंग होगी, पोएट्री और लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। और एडल्ट स्टेज में जो है वोकेशनल यानी कि प्रैक्टिकल एजुकेशन होगी, जहाँ पे एक्सपीरियंस स्टेट का वो जो है वो शेयर किया जाएगा, यानी कि स्टेट सर्विसेज में हो सकता है इनकलकेट किया जाए, ट्रेनिंग होगी। ये हैं 3 स्टेजेस। ये जो 3 स्टेजेस हैं ये फिर फर्दर डिवाइडेड हैं फेजेस ऑफ एजुकेशन में। स्टेजेस का तो मतलब हमने वो देख लिया कि 3 स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होंगे, फिर फेजेस 2 बड़े फेजेस होंगे, इसी टोटल को इनकम्पास करेंगे 2 फेज़। पहला फेज़ होगा एलिमेंट्री एजुकेशन का, जो कि 18 साल तक होगा, यानी कि अर्ली यूथ तक होगा ये वाला एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसमें वही जिस तरह हमने बात की कि बेसिक लर्निंग होगी और क्या कहते हैं राइटिंग, रीडिंग, रिसाइटेशन वगैरह सिखाई जाएगी। और इसमें जो है स्ट्रिक्ट सेंसरशिप होगी ताकि स्टूडेंट जो हैं वो नेशनल आइडियाज़ डेवलप करें, अपनी नेशन से जो है वो उनके अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस हो, नेशन की मोहब्बत का पैट्रियोटिज़म जज्बा हो। सेकंड जो स्टेज है एलिमेंट्री में, एलिमेंट्री के बाद जो है वो फिर है जी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जो है वो फिर 20 से 35 ईयर्स तक होगी, और इसको फिर फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइड किया जाएगा। और पहली होगी 20 से 30 साल तक और दूसरी 30 से 35 साल तक। 20 से 30 साल के दौरान जो है एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। और इसका पर्पज़ ये है क्योंकि एस्ट्रोनॉमी जो है वो आपको विज़न देती है, आपको जो है वो यूनिवर्स के बारे में बताती है, और मैथ जो है मैथ बेसिकली माइंड को ओपन करता है। इसी तरह जी है फिर डायलैक्टिक और फ़िलासफ़ी जो है वो बंदे की विज़डम चेक करती है। और जो फिर ये एजुकेशन का स्टेज पास करेगा वो अगले 30 से 35 वाले फेज़ में चला जाएगा और फ़िलासफ़ी और डायलैक्टिक स्टडी करेगा। जब ये 35 साल तक की एजुकेशन का जो फेज़ है वो ख़त्म होगा, फिर जो है स्टेट में पोजीशंस दी जाएंगी स्टेट सर्विसेज में, जिसको हम फिर कहेंगे कि वोकेशनल जो है वो एजुकेशन स्टार्ट हो गई है। ये वोकेशनल तकरीबन 15 साल तक फिर जारी रहेगी, और जब 50 साल तक पहुंचेंगे तो फिर जो परफेक्ट रूलर्स हैं, परफेक्ट जो रूलिंग क्लास है वो इमर्ज होगी। उनके एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि कौन से जो हैं वो स्टेट का टेस्ट पास कर गए हैं, कौन जो हैं अच्छे से स्टेट को चला सकते हैं, कौन नहीं चला सकते। फिर जो है उन्हीं में से फ़िलासफ़र किंग, द मोस्ट परफेक्ट जो बंदा है वो चुना जाएगा। तो यहाँ पे जो है फिर जो स्टेट का मोस्ट कम्पिटेंट मैन होगा वो जो है फ़िलासफ़र किंग के ओहदे पे बैठ जाएगा। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है वैसे एजुकेशन पर। इस पे तनकीद भी इसी वजह से आती है कि भाई ये सारी उम्र लोग फिर एजुकेशन ही हासिल करते रहें, स्टेट के अंदर या कोई और दुनिया जहान का काम तो ना करें। फिर इस एजुकेशन के फेज़ में जो है वो आर्टिसन क्लास को निगलेक्ट करते हैं। ये एक और क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर कि ये जो पहली 2 क्लासेस हैं सिर्फ इनको ही फोकस करते हैं, रूलर और सोल्जर गार्डियन क्लास को। आर्टिसन जो लोकल बहुत से मैसेज हैं वो क्या करेंगे भाई, क्या उनका राइट नहीं है, वो इक्वल सिटीजन ऑफ स्टेट नहीं है। इसी वजह से जो है प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है। फिर सेंसरशिप जो है
ये भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये तो फ्री इंक्वायरी और जो फ्री थिंकिंग है उसको जो है वो स्टैग्नेट कर देता है। फिर क्योंकि सारी जो थ्योरी है वो डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ क्लासेस के ऊपर बेस्ड है, तो हम इसको ब्रीफली 3 क्लासेस को देख लेते हैं कि प्लेटो जो है वो 3 क्लासेस में सोसाइटी को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। ये 3 क्लासेस जो हैं वो अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी के हिसाब से जो है वो डिवाइड की जाती हैं। पहली क्लास है जी रूलर, दूसरी है जी गार्डियन क्लास, तीसरी आर्टिसन। ये मोस्टली कॉमन पीपल पे मुश्तमिल है, ये थोड़े उनसे बेहतर अवाम है, और ये मोस्ट जो है एलीट है ये इसमें आएंगे रूलर और परफेक्ट गार्डियन क्लास में। और इनका जो फीचर है ये किस बेसिस पे डिटरमाइन होंगे कि ये जी रूलिंग क्लास होगी, तो ये विजडम, रूलिंग क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है विजडम, रैशनैलिटी है, रैशनल बिहेवियर है। फिर दूसरे जो गार्डियन क्लास है जिनका काम प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट है वो डिटरमाइन होंगे उनकी करेज से, जिनमें करेज ज़्यादा होगी तो वो जो हैं वो गार्डियन क्लास, सोल्जर वाली क्लास में आएंगे। फिर जिनमें एपिटाइट डोमिनेट करती है, ये वही फ्रांसिस फुकुयामा वाली एनालॉजी है जिसमें वो सोल को जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आइडेंटिटी बुक में उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एपिटाइट जो है वो आम लोगों को, जिनमें एपिटाइट डोमिनेंट हो जाती है तो वो फिर सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करते हैं, अपने से बाहर जाते नहीं हैं, तो वो जो है कभी भी रूलर नहीं हो सकते। इस वजह से जो है ये 3 क्लासेस जो है अपनी डिफरेंट एबिलिटीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। इन्हीं क्लासेस के अंदर क्योंकि हमने बात की रूलर क्लास की, तो रूलर क्लास जो है वो कौन होगी, तो यही जो प्लेटो की फ़िलासफ़र किंग की थ्योरी है वो इसी में बताते हैं कि जो रूलिंग क्लास है वो बेसिकली शुड बी परफेक्ट क्लास, और जिसको वो फिर फ़िलासफ़र किंग के नाम से जो है वो मंसूब करते हैं। फ़िलासफ़र किंग को क्यों वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि जी गोविट जो है वो डिपेंड करती है नॉलेज के ऊपर। नॉलेज जो है वो सबसे ट्रू नॉलेज उनके नज़दीक फ़िलासफ़ी का है। तो जो फ़िलासफ़ी में महारत रखते होंगे उनके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा, सबसे ज़्यादा विजडम होगी, रीज़न होगा, रैशनल होगा, तो वो जो हैं फ़िलासफ़र किंग बनेंगे। उनकी फिर फीचर्स जो है उन्होंने बयान किए हैं कि जी ये रीज़न और विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे वाइज होते हैं, अल्ट्रुइस्ट का मतलब कि वो सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं होते, वो कॉमन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो परस्यू करते हैं, सबसे सुपीरियर टैलेंट उनका होता है, यानी कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये सबसे काबिल जो हैं वो लोग होते हैं। कम्युनिस्ट भी होते हैं, कम्युनिज़म क्योंकि अभी नीचे आ रहा है। कम्युनिस्ट का मतलब ये है कि जो प्लेटो ने कम्युनिस्ट की थ्योरी दी है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न कम्युनिज़म, तो वो कम्युनिस्ट होगा, परफेक्ट कम्युनिस्ट होगा फ़िलासफ़र किंग। अबव लॉ होगा, लॉ का उसके ऊपर कोई भी जो है वो असर रसूख नहीं होगा, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। एजुकेशन जो है उसकी कंप्लीट होगी, जिस तरह हमने पीछे एजुकेशन की बात की, 2 फेजेज़ ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग भी कंप्लीट करेगा, उसके बाद जो है वो डिटरमिन होगा कि फ़िलासफ़र किंग कौन है। तो मोस्ट परफेक्ट बंदा जो है वो फिर फ़िलासफ़र किंग बनेगा। तो फ़िलासफ़र किंग जो है वो फिर क्या कहते हैं जी, वॉच डॉग होगा, दूसरों के अफेयर्स के ऊपर नज़र रखेगा और लोगों के ऊपर इस तरह से नज़रसानी करेगा कि वो दूसरों के अफेयर में इंटरवीन ना करें। और ही मस्ट जो है रिस्पेक्ट जो कम्युनिज़म है, प्रॉपर्टी के हवाले से जो उन्होंने बात की, जो भी आइडियल स्टेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्लेटो के नज़दीक, वो फिर रेस्पेक्ट करेगा फ़िलासफ़र किंग। तो फ़िलासफ़र किंग जो है इसके ऊपर भी फिर क्रिटिसिज्म आता है कि भाई अगर वो अबव द लॉ होगा तो हो सकता है वो टायरेंट बन जाए, क्योंकि पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो फिर जो है जी हो सकता है वो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज करना लग जाए पावर की।
फिर कहते हैं कि जी जो बंदा फ़िलासफ़ी में माहिर है उसका स्टेट के पर उससे क्या ताल्लुक़ है। स्टेट के अफेयर तो डिफरेंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो डिफरेंट होती है। इस वजह से जो है ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है कि जो बंदा फ़िलासफ़ी पढ़ता हो उसको आप जो है किंग लगा दें, फ़िलासफ़र किंग लगा दें। इसी तरह जो है अगर आप इस एजुकेशन के ज़रिए फ़िलासफ़र किंग डिटरमाइन करेंगे स्टेट का, तो लोगों की चॉइस का क्या होगा भाई? डेमोक्रेसी किधर जाएगी? क्योंकि उस ज़माने में एथेंस में भी डेमोक्रेसी थी, डिफरेंट आल्दो फ्रॉम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन थी सही। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है कि ये लोगों की चॉइस को भी जो है निगलेक्ट करता है फ़िलासफ़र किंग प्लेटो का। इसके बाद इसकी एक और थियरी है जी कम्युनिज़्म की। कम्युनिज़्म जो है वो मॉडर्न डे का कम्युनिज़्म नहीं है, आल्दो थोड़ा बहुत मैच करता है। ये कम्युनिज़्म बेसिकली डिफरेंट है और प्लेटो के नज़दीक सबसे पहले तो जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो काज है डिस्प्यूट्स का। जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली की वजह से होते हैं। तो अगर हम ये डिस्प्यूट ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें या तो प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म करनी पड़ेगी, फैमिली भी ख़त्म करनी पड़ेगी। अब इसका क्या करें भाई? अगर प्रॉपर्टी ख़त्म करनी है वो तो हो सकती है, फैमिली कैसे ख़त्म करें? तो प्लेटो कहते हैं कि जी फैमिली ऐसे ख़त्म होगी कि जो जो शादी है इसको ख़त्म कर दो। देयर इज़ नो नीड फॉर शादी, कंप्लीट बॉन्ड ऑफ मैरिज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बल्कि ऐसा होगा कि जो स्टेट के अंदर सबसे परफेक्ट लोग हैं, परफेक्ट मैन हैं, वो परफेक्ट वुमेन को चूज़ करेंगे और उनके जो चिल्ड्रन होंगे वो सबके चिल्ड्रन होंगे। और कम्युनिज़्म ऑफ वाइव्स भी यहाँ पे वो रेफ़र करते हैं कि क्योंकि वुमेन जो हैं अगर शादी कर दी जाए तो फिर वो फैमिली का सिस्टम बहाल हो जाएगा। तो फैमिली को ख़त्म करना है तो जो प्रॉपर बॉन्डेज है मैन एंड वुमेन की वो ख़त्म कर दें। तो इन अ सेंस बहुत ही अननेचुरल जो है ये एक कंडीशन रख रहे हैं। तो अगर कॉमन चिल्ड्रन होंगे तो फिर नो फैमिली नहीं होगी तो सेल्फ़ इंटरेस्ट नहीं होगा, सेल्फ़ इंटरेस्ट नहीं होगा तो डिस्प्यूट भी नहीं होंगे और जो है वो आपस में लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। तो पेरेंट और जो बच्चे का वो रिलेशनशिप भी नहीं होगा। तो कोई जो है फिर उसको उस तरह से अपनी फैमिली के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके ऊपर भी फिर क्रिटिसिज्म आता है कि भाई परफेक्ट लोगों से शादियां कर लें, बाकी आवाम का क्या होगा, तेरा क्या होगा कल ये। तो ये भी आ जाता है। फिर जी है ये जो कॉमन चिल्ड्रन हैं, बच्चे की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको माँ का प्यार चाहिए, वालिदैन का प्यार चाहिए। अगर उनको वालिदैन का प्यार नहीं मिलेगा तो वो किस तरह का रोबोट बन जाएंगे वो तो फिर। और इसी तरह अगर उनके वालिदैन नहीं होंगे तो स्टेट के बच्चे होंगे, किसी को क्या पता किसका बेटा है, तो फिर तो वो उस तरह से उनकी केयर भी नहीं हो सकती। इसी तरह जो टेम्परेरी मैरिज है वो फिर वोमेन को तो प्रोस्टिट्यूट बना देगी भाई। तो ये फिर जो क्या कहते हैं सोसाइटी फिर क्योटिक हो जाएगी, क्योंकि फैमिली के बगैर तो सोसाइटल जो स्ट्रक्चर है वो चल ही नहीं सकता। तो ये बेसिकली फंडामेंटल जो सिस्टम है बायो का, नेचर का, वो प्लेटो जो है यहाँ पे बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप ये सारी थियरीज पढ़ने के बाद जस्टिस की थियरी, जिसमें जस्टिस डिवीजन ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन ऑफ क्लासेस, लीगल और जुरिडिकल नहीं है, नॉन इंटरफेरेंस इन अदर फंक्शन है और मोरल है। इसके अलावा थियरी ऑफ एजुकेशन, 3 स्टेजेस 2 फेजेस में जो हमने देखा, 3 क्लासेस हमने देखी। इसके अलावा फिलोसफर किंग देखा, कम्युनिज़्म देखा, कम्युनिज़्म के अंदर मैरिज और प्रॉपर्टी का रिलेशन देखा। तो ये जब सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो वो स्टेट बन जाएगी आइडियल, जो प्लेटो कहते हैं कि आइडियल स्टेट होगी। ठीक है, आइडियल स्टेट में फिलोसफर किंग होगा
एजुकेशन का जो सिस्टम हमने पहले बयान किया वो उसी तरह होगा, 3 क्लासेस में डिवाइडेड होगी सोसाइटी, फुली कम्युनिस्ट होगी। मैरिज और जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो नहीं होगा। तो ये प्लेटो की जो है रिपब्लिक के अंदर आइडियल स्टेट है। लेकिन इसी आइडियल स्टेट को जो है फिर वो ख़त्म कर देते हैं द स्टेट्समैन में और लाज में। लाज और स्टेट्समैन ये उनकी 2 किताबें हैं जो रिपब्लिक के बाद पैदा हुई कह रहा हूँ, लिखी उन्होंने। और स्टेट्समैन जो है, स्टेट्समैन में फिर वो प्रैक्टिकल स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं। और उसके बाद जी है लाज में स्टेट्स की टाइप बताते हैं जो हम अभी देखते हैं दोबारा। तो ये बेसिकली उनका ओवरऑल सिस्टम था पॉलिटिक्स के रिलेटेड। अभी हमारी वो 3 स्टेट्स जो उनमें डिवाइड करता है प्लेटो वो रहता है, तो वो अभी हम उसको नेक्स्ट उसमें देख के फिर ऐड कर लें। अच्छा जी, अभी जो है हम बात कर रहे थे कि प्लेटो की जो स्टेट है आइडियल स्टेट, वो प्लेटो को लगा कि ये तो जी इम्प्रैक्टिकल है, ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं, हमें फ़िलासफ़र किंग मिलना ही नहीं है, कम्युनिज़म पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा जी मैरिज जो है वो ख़त्म कर दें तो सोसाइटी कैसे चलेगी। तो वो फिर जो है उनकी 2 किताबें हैं जिनका एक का नाम है जी द लॉज और दूसरी स्टेट्समैन। स्टेट्समैन और द लॉज में जो है ये फिर रेफ़र करते हैं रूल ऑफ लॉ की तरफ, क्योंकि आइडियल स्टेट इम्प्रैक्टिकल है तो स्टेट के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कि स्टेट जो है एक कानून के ज़रिए वो वर्क करे और लॉ मस्ट बी सोवरन। पहले उसने फ़िलासफ़र किंग को सोवरन कहा था, अब जो है वो लॉ जो है वो सोवरन है, सुप्रीम है, सबसे ऊपर जो है वो लॉ है। और ये लॉ जो होगा वो रिजिड होगा और उसको तब्दील करना मुश्किल होगा ताकि स्टेटस को रहे, लोग आके इसको तब्दील ना कर सकें। ये वही सोलोन वाली बात के ताकि मेरे ख़्याल में उसी से ही ली है कि उन्होंने जो लॉ बनाया था वो इतना रिजिड था कि उसको तब्दील नहीं किया जा सकता था, फिर आके वो टायरेंट्स ने रिमूव किया। तो रिजिड और डिफ़िकल्ट लॉ होगा और वो सुप्रीम होगा। फिर इसी लॉ के ऊपर उन्होंने फिर स्टेट की किस्में बताई हैं कि जो स्टेट जहाँ पे लॉ सुप्रीम होगा, अगर वहाँ पे एक बंदे का रूल होगा और वो रूल जो है लॉफुल होगा, लॉ के अंडर होगा और नियर टू परफेक्ट होगा, उस स्टेट को कहते हैं मोनार्की, जहाँ पे एक बंदा अच्छे से जो है बेहतरीन अंदाज से, इसको आप कह सकते हैं कि बेनेवोलेंट डेस्पोट जो है वो रूल अगर कर रहा है तो वो होगी मोनार्की। वही मोनार्की के अगेंस्ट उन्होंने एक टाइप बताई है जिसको टेरेनी कहते हैं। यहाँ पे जो है अनलॉफुल और आर्बिट्रेरी रूल होगा वन मैन का, जिसको हम आज के दौर में डिक्टेटरशिप कह दें। तो डिक्टेटरशिप जो है वो अनलॉफुल और आर्बिट्रेरी ये बेस्ड करता है विम्स ऑफ इंडिविजुअल, जिस तरह वो चाहे उसकी जो बातचीत है वो लॉ है। इसी तरह फिर एक और स्टेट है जी अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी में जो है चंद लोगों का जो रूल है वो लॉफुल है, यानी कि अगर लॉफुल तरीके से कुछ लोग रूल कर रहे हैं उसको कहेंगे अरिस्टोक्रेसी। और यही परवर्टेड फॉर्म में ओलिगार्की हो जाता है कि अगर चंद लोग अनलॉफुली रूल कर रहे हैं उसको हम कहेंगे ओलिगार्की। ये जो चाइना में माओ ज़ेडुंग की वफ़ात के बाद 4-5 लोगों ने द गैंग ऑफ 4 आए थे, उनका जो रूल है वो आप ओलिगार्की कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप चले जाएं, कहाँ पे चले जाएं, बहरहाल हाँ, शुरू के अमेरिकन जो इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बाद जो रूल
कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग तक चला था, तो वो अरिस्टोक्रेसी कह सकते हैं, रूल ऑफ फ्यू। फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, पहली बार जो डेमोक्रेसी को जो है वो अप्रूवल दे रहे हैं। पहले डेमोक्रेसी इनके नज़दीक बिल्कुल ही नॉनसेंस थी, क्योंकि मॉब रूल की ये वैसे ख़िलाफ़ थे। लॉफुल एंड मॉडरेट रूल ऑफ जो है फ्यू, ये फ्यू जो हैं वो इलेक्टेड होंगे, पीपल इनको इलेक्ट करेंगे। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म होगी गवर्नमेंट की, तीसरी बेस्ट फॉर्म होगी। यही अगर आर्बिट्रेरी और मॉब रूल में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हो जाएगी, जहाँ पे जिस तरह आप कह सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो एज ऑफ टेरर थी, रेन ऑफ टेरर था, वो बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं ये उसने लॉ के एक्सरसाइज के ऊपर बनाई हैं, और यहाँ पे पहली बार जो है वो डेमोक्रेसी को यहाँ पे कुछ स्पेस दी है, और वो भी तीसरी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। मॉडर्न कंसेप्ट में क्योंकि डेमोक्रेसी तब्दील हो गई है, तो इस वजह से शायद हम कह सकते हैं। तो ये जो हैं 6 फॉर्म ऑफ स्टेट हैं। फिर जो है मैरिज, फैमिली और प्रॉपर्टी, इसको भी फिर आगे तब्दील कर देते हैं। लाज में वो मैरिज अलाउ कर देते हैं। वोमेन के रोल के ऊपर बात करते हैं कि वोमेन आल दो जो है वो फैमिली का पार्ट रहेंगी, फैमिली को ग्रो करेंगी, लेकिन स्टेट के अंदर उनका रोल इम्पोर्टेंट है। 50% आप वोमेन को आउटसाइड नहीं रख सकते स्टेट के फंक्शन से। ये प्लेटो को उस वक्त समझ आ गई थी, जो हमें आज तक समझ नहीं आई। अभी भी हमारी वर्कफोर्स तकरीबन 22% है, जो दुनिया में प्रोबेबली लोएस्ट है अफ़गानिस्तान के बाद। फिर जी है एक्सट्रीम यूनियन का क्या मतलब है कि मैरिज जो होगी वो रिच और पुअर की कराएं, जो ज़्यादा अमीर है उसकी ज़्यादा गरीब से कराएं, जो ज़्यादा लायक है उसकी ज़्यादा नालायक से कराएं, ताकि ये मिल के जो इनके आगे जनरेशन आएँ वो मॉडरेट हों। ये भी कोई अजीब किस्म का फ़लसफ़ा है, वैसे पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ कर दी इन्होंने, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हद से ज़्यादा ना हो, और पॉपुलेशन जो है वो आइडियल स्टेट की 5040 से ज़्यादा ना हो, और ये जो है स्टेट जो है सी से दूर हो, क्योंकि सी के नज़दीक होगी तो इन्वेजन होगी, क्योंकि एथेंस और ये सारी सी स्टेट तकरीबन एजियन सी के अंदर ही पाई जाती हैं, तो वहाँ पे हर वक्त इन्वेजन्स का ख़तरा रहता था। तो इन्होंने कहा कि जी सी से दूर हों। फिर कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो सिटी स्टेट से दूर होनी चाहिए, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी के बहाने दूसरी स्टेट्स के सिपाही आ सकते हैं, और वो जो है आपकी जासूसी कर सकते हैं, और इन रिटर्न कैन काज केओस और अनार्की। पॉपुलेशन कंट्रोल को इन्होंने जो है वो प्रमोट किया है कि जहाँ तक पॉपुलेशन कंट्रोल रहना चाहिए, और इस पॉपुलेशन को जो है वो आप 10 या 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 बड़े ट्राइब्स बनेंगे। उन 12 ट्राइब्स की जो है वो बनेगी स्टेट कौंसल। 12 ट्राइब्स के हेड का जो है, हर हेड जो है वो स्टेट कौंसल का मेंबर होगा, और हर ट्राइब अपना स्टेट कौंसल का मेंबर इलेक्ट करेगा। तो इन अ सेंस ये जो है नॉक्टोरल कौंसल बनेगी जो स्टेट को रूल करेगी। तो ये फिर वही अरिस्टोक्रेसी जो है वो वाला सिस्टम बन जाता है। ये तकरीबन मलेशिया के अंदर यही सिस्टम है। मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो मेरे ख़्याल में 12 ही उनके स्टेट्स हैं, और हर स्टेट्स का जो है वो 5 साल बाद किंग बनता है। फिर जो है जी प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट के जो है आपने 5040 पार्ट में डिवाइड करना है, और हर पार्ट जो है हर इंडिविजुअल के नाम हो जाएगा। तो बेसिकली ये भी इम्पॉसिबल है तकरीबन, लेकिन क्योंकि आइडियाज़ हैं तो आइडियाज़ कैन चेंज, जिस तरह पहले आइडियल स्टेट से तब्दील हो गए। तो ये ओवरऑल था जी प्लेटो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है, और हमने इसकी सारी थीरीज़ वगैरह भी कवर कर ली। अगर आपने मज़ीद पढ़ना है इसके ऊपर तो आप इसकी राइटिंग के ऊपर जो है वो वेबसाइट है प्लेटो एनसाइक्लोपीडिया, वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपने
CSS पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कोई भी हैंडबुक ले सकते हैं, क्योंकि सारी जितनी भी हैंडबुक्स हैं माशाल्लाह से इन्होंने कॉपी पेस्ट मारी हुई हैं और रेफरेंस भी नहीं दिए हैं। लेकिन जूड हरमन की जो है वो जो मैंने अक्सर यहाँ पे लिया है तो वो जूड हरमन की बुक है, वो बहुत बेस्ट है, तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट प्लेटो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे एरिस्टोटल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।